सभी विद्वजनों को नमस्कार। मैं नंदिनी। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान आप सबको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज का इस राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान केरल की सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी राष्ट्रभाषा साहित्य संघ और पूर्व छात्र संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। बड़े हर्ष के साथ मैं आप सबको अवगत करना चाहती हूँ कि सेंट पीटर्स महाविद्यालय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टेयम की एक अंगीभूत इकाई है। 1964 से स्थापित ये महाविद्यालय आज एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। 1999 से यहाँ हिंदी विभाग भी स्थापित है। यहाँ के 3 अलग अलग विभागों में शोध कार्य चल रहे हैं। कॉलेज के आदर्श वाक्य द वाइस शैल इनहेरिट ग्लोरी अर्थात बुद्धिमान महिमा को विरासत में पाएंगे। अपने इस आदर्श वाक्य को चरितार्थ करते हुए महाविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ अक्सर है। इस महाविद्यालय 2 मजबूत स्तंभ है, पूर्व छात्र संघ और राष्ट्रभाषा साहित्य संघ। पूर्व छात्र संघ यानी स्पासा, सेंट पीटर्स कॉलेज एलुमनी एंड सुपर एनुएटेड स्टाफ एसोसिएशन, इसमें हमारे महाविद्यालय के अनेक छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं और हमारे ही विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सिंधु पी कौमा जी इसके सजीव है। साथ ही राष्ट्रभाषा साहित्य संघ सेंट पीटर्स महाविद्यालय के साथ मिलकर हिंदी के भाषा और साहित्य के उन्नति के लिए प्रयासरत है। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में चलाए जा रहे इस राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला का आज 11वां व्याख्यान है, जिसका विषय है हिंदी साहित्य में जनजातीय जीवन का चित्रण। इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या महाविद्यालय अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के हिंदी विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विश्वासी एका मैम। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि आप अपना ऑडियो और वीडियो बंद रखिए और यह भी ध्यान देखिए बीच में शेयर स्क्रीन ऑप्शन को भी ना दबाइए, ताकि आप सभी इस कार्यक्रम को सुविधापूर्वक देख और सुन पाए। साथ ही मुख्य भाषण के बाद चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें आप अपना नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करना है, ताकि वेबिनार संपन्न होने के बाद सभी प्रतिभागियों प्रमाण दिए जा सके। अब मैं कार्यक्रम के प्रारंभ की ओर जाना चाहती हूँ। सबसे पहले प्रार्थना गीत के लिए तृतीय वर्षीय छात्र अंकिता तृतीय वर्ष छात्र को आमंत्रित करती हूँ। मालिक दे हमारे करम नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से तले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर,
सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नैर की पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम, है मालिक तेरे बंदे हम। मैं स्वागत भाषण के स्पीकर प्रोफेसर और इस कार्य संयोजिका डॉक्टर सिंधु के मैम को आमंत्रित। इस राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला के 11वां व्याख्यान के अध्यक्ष सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या महाविद्यालय के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विश्वासी एक्का जी, दूसरे विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से जुड़े हुए प्राध्यापक बंधुओं, शोध छात्रों, प्रिय छात्र छात्राओं, सेंट पीटर्स महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के सदस्यों, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ के सदस्यों, सबको मेरा स्वागत। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में सेंट पीटर्स महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित 11वां व्याख्यान है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस अध्ययन वर्ष में 12 व्याख्यानों की 2 राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला चलाने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया था। आप सभी विद्वजनों और प्रतिभागी मित्रों के सहयोग से एक व्याख्यान माला पूरी हो चुकी है, जो केरल हिंदी विश्वविद्यालय केरल साहित्य मंडल के साथ कर चुका था। दूसरी व्याख्यान माला के 10 व्याख्यान पूरे हो चुके हैं। आज 11वां व्याख्यान है। आपको ये सूचित करना चाहूंगी कि अगले अध्ययन वर्ष में अर्थात जून से जो शुरू होता है तक मलयालम साहित्य पर व्याख्यान चलाने का निर्णय लिया गया है। सोशल मीडिया द्वारा आपको व्याख्यानों की सूचना दी जाएगी। आज के वेबिनार के अध्यक्ष डॉक्टर शाजू वर्गीस सर हैं। सर अनुसंधान में विशेष रुचि रखने वाले हैं। सर, आपके प्रोत्साहन ही हमारी ऊर्जा है। हिंदी विभाग और राष्ट्रभाषा साहित्य संघ का आभार, आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और आपको इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का विषय है हिंदी साहित्य में जनजातीय जीवन का चित्रण। अबोरिजिनल प्रिमिटिव ट्राइब, अबोरिजिनल ओनर्स, जंगल पीपल, फॉरेस्ट ट्राइब, आदिवासी आदि नामावली का प्रयोग जनजाति के लिए हम देख सकते हैं। ब्रिटिश भारत की प्रथम जनगणना से लेकर अब तक की जनगणना के इतिहास पढ़ने पर पता चलता है। तो तरह तरह के नाम हम देख सकते हैं। स्वतंत्र भारत की जनगणना में अबोरिजिनल विभाग की संख्या ज्यादातर रूप से कम हो गई है। वो क्यों इस प्रकार कम हो गई है इस पर तो हमें कुछ अनुसंधान करना ही है, अध्ययन करना ही चाहिए। कारण चिंतनीय है, क्योंकि उसी समय से 1951 से जो जनगणना हुई थी, उस समय से वो अबोरिजिनल का नाम भी बदल दिया गया है। हमारे मन में ये सब पढ़ने पर बार बार सवाल उठ जाते हैं, कई सवाल आ जाते हैं। क्या भारतीय संविधान में सभी भारतवासियों के लिए समान रूप से हमें उसका फायदा मिलता है या नहीं, ये तो हमारी चिंता का विषय हो जाता है। पारिस्थितिक बोध की दृष्टि से, समाजशास्त्रीय दृष्टि से, वित्तीय जो स्टेटस की दृष्टि से बार बार ये सवाल ही सवाल मन में उठ जाते हैं। आशा करती हूँ कि ऐसे व्याख्यानों से उसका समाधान भी मिल जाएगा। डॉक्टर विश्वासी एक्का जी,
केरल के हिंदी जनोम के लिए परिचित है। मैं डॉक्टर विश्वासी एक्का जी को सेंट पीटर्स कॉलेज की तरफ से, पूर्व छात्र संघ की तरफ से, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ की तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से सादर सप्रेम स्वागत करती हूँ। दूसरे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से कई प्राध्यापक बंधु जुड़ गए हैं, कई शोध छात्र जुड़ गए हैं और कुछ छात्र छात्राएं भी हैं। पर्चा प्रस्तुति के लिए 3 छात्राएं जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या अनिल कुमार हैं, पीजा जी मेनन हैं, मनीषा वीके हैं। तीनों महाराजास कॉलेज एर्नाकुलम की शोध छात्राएं हैं। तीनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हिंदी विभाग के मेरे प्रिय सहचरों को और पूर्व छात्र संघ के तथा राष्ट्रभाषा साहित्य संघ के सभी सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबको एक और बार स्वागत और नमस्कार। अब मैं अध्यक्ष भाषण के लिए सेंट पीटर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर को स्वागत करती हूँ। अब हम कार्यक्रम के मुख्य बिंदु पर पहुंच चुके हैं। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है हिंदी साहित्य में जनजातीय जीवन का चित्रण। इस विषय पर वक्तव्य के लिए हमारे साथ जुड़े गए हैं डॉक्टर विश्वासी एक्का जी, जो शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के हिंदी विभाग की सहायक प्राध्यापक है। 3 प्रमुख प्रकाशन है कजरी नामक कहानी पुस्तिका, दूसरा लक्ष्मणिया का चूल्हा नामक कविता संग्रह है, जो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम केरल के स्नातक पाठ्यक्रम में आदिवासी विमर्श आलेख एवं स्नातकोत्तर में कविता सम्मिलित है। तीसरा मौसम तो बदलना ही था नामक कविता संग्रह है। इसके अलावा भारत शोध पत्र भी प्रकाशित हुए हैं। वाघर्त दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ मित्र नया पद पक्षधर प्रभात खबर हशिये की आवाज आदि पत्रिकाओं में कविता कहानी आलेख भी प्रकाशित हो चुके हैं। विश्वासी मैम ने 30 राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में भी सहभागिता है और आकाशवाणी अंबिकापुर में समय समय पर काव्य गोष्ठी और वार्ता भी करते हैं। विश्वासी मैम की शीघ्र प्रकाशित होने वाला 2 पुस्तक है। एक कुहुकी मन रोय नामक उपन्यास और कोटी भर दान नामक कहानी संग्रह। मैम, मैं तहे दिल से इस वेबिनार में आपको हार्दिक स्वागत करती हूँ और मुख्य भाषण के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद नंदिनी जी। सम्माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर साजू वर्गीस जी, सेंट पीटर्स कॉलेज पोलोचेरी एर्नाकुलम केरल, हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मीना केके, इस राष्ट्रीय वेबिनार की संयोजक डॉक्टर सिंधु टीआई, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ और पूर्व छात्र संघ के सभी पदाधिकारी, पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सिंधु पी कावला जी, संचालन कर रही नंदिनी जी और इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी सम्मानीय प्राध्यापक साथी जो विभिन्न महाविद्यालयों से विश्वविद्यालयों से हैं और प्रिय छात्र छात्राओं, शोधार्थीगण और मीडिया जगत से जुड़े हुए साथी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाले हैं। मैं अपनी कुछ बातें रखूंगी और आप लोग भी कुछ अपनी बातें रखेंगे और हम बातचीत ही करेंगे। और विषय है, जैसा कि नंदिनी जी ने बताया, हिंदी साहित्य में जनजातीय जीवन का चित्रण।
तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत। आदिवासी समाज, जिसको जनजातीय समाज और डॉक्टर सिंधु किया जी ने बहुत से नाम कहे कि इनके लिए नाम गिनाए जाते हैं आदिवासियों के लिए। तो आदिवासी समाज या जनजातीय समाज सदियों से अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्हें एक जो पहचान मिलनी चाहिए समाज में, साहित्य में, वो पहचान नहीं मिली और आज भी वो संघर्ष कर रहा है। और इस संघर्ष को न तो इतिहास में समुचित स्थान मिला और न ही साहित्य में। 20वीं सदी के अंतिम दौर में, अंतिम दशकों में हम देखें तो आदिवासी विमर्श ने समाज को चिंतन की एक नई दिशा दी। इसके पहले यदि हम जाएं तो प्राचीन भारतीय साहित्य को, या तो हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक हम आते हैं, तो उस साहित्य यात्रा में भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा, जिसे जनजातीय समाज या आदिवासी समाज कहा जाता है, लगभग अनुपस्थित था, या उस जनजीवन साहित्य में नाम मात्र को था, जहां उस समाज का व्यक्ति नायक की भूमिका में कभी नहीं रहा। चित्रण थोड़ा बहुत जरूर हो गया होगा, लेकिन नायक की भूमिका में वह कभी नहीं रहा। यह कहीं न कहीं साहित्य में एक रिक्तता का एहसास कराता है कि कुछ तो कमी रह गई थी। यह है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी आदिवासियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत से आंदोलन हुए हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर। भील विद्रोह, जिसमें आदिवासियों ने अपनी भूमिका निभाई। भील विद्रोह, बस्तर क्रांति, नागा संघर्ष, पहाड़िया विद्रोह, तिलका मांझी या तो बिरसा मुंडा जिसको हम उलगुलान कहते हैं, कोल विद्रोह, ताना भगत विद्रोह, ऐसे तमाम विद्रोह हैं जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों ने बिल्कुल निर्भीक होकर के आगे बढ़ करके उन्होंने अपना विद्रोह जताया। और आजादी की जो लड़ाई जो हुई वो तो बात की बात है, उसके पहले ही आदिवासियों ने यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन बहुत दुख की बात है कि इसका चित्रण ना इतिहासकारों ने किया सही तरीके से। सही तरीके से क्या, हाँ कह सकते हैं आप, प्राचीन भारतीय साहित्य में हम देखें या रामायण या महाभारत में भी हम कहें तो आदिवासियों के लिए मनुष्य तक नहीं कहा गया उन्हें। तो और बात की इतिहास की भी हम बात करें तो उस इतिहास में भी उन्हें समुचित स्थान नहीं मिला। और साहित्य जगत की भी हम बात करें तो साहित्य जगत में भी आदिवासियों को वह स्थान नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। उनका उस तरह से चित्रण नहीं हुआ जैसा कि एक किसी भी देश के एक महत्वपूर्ण समाज को या समुदाय को जो मिलना चाहिए वह स्थान नहीं मिला साहित्य में भी। तो ये बात तो चलिए हम कहते हैं कि इतिहास और साहित्य की बात पहले की बात करते हैं, और आज की भी हम बात देखें तो आदिवासी आज भी उपेक्षित हो रहा है। और हम देखते हैं कि आदिवासी जंगल और अपनी पुरखौती जमीन से आज भी बेदखल किए जा रहे हैं, वे विस्थापित हो रहे हैं। हमारे समाज का यह वर्ग लगातार अपमान और शोषण और तिरस्कार का शिकार आज भी हो रहा है। आदिवासी स्त्री को आज भी भोगवादी दृष्टि से देखा जाता है। ये तमाम विद्रूपताएं आदिवासियों को आंदोलित कर रही हैं, साथ ही बुद्धिजीवियों को भी और साहित्यकारों को भी सोचने पर विवश कर रही हैं। और यही कारण है कि आज आदिवासी चिंतन साहित्य की विभिन्न विधाओं में, चाहे वह उपन्यास हो या कविता हो, कहानी हो या अन्य विधाएं हैं, उसमें वह अपना स्थान बना रहा है। साहित्य में आदिवासियों का चित्रण साहित्यकारों ने पहले जो किया या आज जो कर रहे हैं आदिवासी विमर्श के माध्यम से, तो उसे देखते हुए हम उन साहित्यकारों को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। वैसे तो श्रेणियों में बांटना नहीं चाहिए, एक साहित्यकार होता है, लेकिन जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से हम देखें, क्योंकि जो प्रश्न उठते हैं तो हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक साहित्यिक वर्ग वह है जो कि आदिवासी समाज के बाहर का है या गैर आदिवासी समाज से आने वाला साहित्यकार। बहुत से साहित्यकार हैं और कुछ साहित्यकार हैं जो कि आदिवासी समाज से ही आते हैं। तो आदिवासी आज पढ़ लिख भी रहे हैं, अच्छे पदों पर हैं, नौकरियों में हैं या शोध कर रहे हैं, अपने बारे में बहुत विचार या विमर्श या चिंतन कर सकते हैं। तो
उस जगत से भी साहित्यकार उभर कर आए हैं और अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को और अपने जीवन को साहित्य में रोप रहे हैं। तो जो 20वीं शताब्दी के अंतिम दौर की बात मैं कह रही थी, आदिवासी विमर्श की, तो उस आदिवासी विमर्श में जो साहित्यकार हैं वो आदिवासी जनजीवन या उस समुदाय से आने वाले ही ज्यादा संख्या में हैं। तो अब तक जो लिखा गया है आदिवासियों के समाज या आदिवासियों को केंद्र में रह करके जो साहित्य रचा गया है और उसको रचने वाले जो साहित्यकार हैं, तो उनकी जो सूची मैं कहूँ तो बहुत लंबी नहीं है। हम नाम जानते हैं और बहुत लंबी सूची नहीं है। कुछ नाम मैं गिनाना चाहूंगी, प्रमुख नाम, जिसमें दोनों ही आदिवासी और गैर आदिवासी समाज से आने वाले साहित्यकार हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु, देवेंद्र सत्यार्थी, संजीव, तेजेंद्र, राजेंद्र अवस्थी, गुलशेर सानी, रणेंद्र जी हैं, महाश्वेता देवी, राकेश कुमार सिंह, संजीव बख्शी, लोक बाबू, हरिराम मीणा, गंगा सहाय मीणा, अनुज लुगुन, निर्मला पुतुल, जसिंता किरकेट्टा, वंदना टेटे, रोज किरकेट्टा, पीटर पॉल एक्का, महादेव टोप्पो, वाल्टर भेंगरा, तरुण, हीरा मीणा, कुसुम माधुरी टोप्पो, अन्ना माधुरी टोप्पो और बहुत से नाम हैं। तो ये नाम प्रमुख नाम जो मुझे याद आए मैंने आपके साथ रखा। तो इनके साहित्य में आदिवासी जनजीवन, उनका शोषण, उनका उत्पीड़न, उनका जो स्थापन है, जो स्थापित हो रहे हैं, उसका दर्द अभिव्यक्ति पा रहा है उनके साहित्य में। और यह साहित्य की धारा निश्चय ही भविष्य में हिंदी साहित्य की रिक्तता की जो बात मैंने कही थी कि बहुत उनका चित्रण नहीं हुआ है, तो उस रिक्तता की पूर्ति करेगा, वो भरेगा और हिंदी साहित्य को समृद्ध करेगा। हम साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं। तो उस दर्पण में जब हम देखते हैं, अपनी छवि देखते हैं, तो पूरी छवि आए तब तो ठीक है, लेकिन यदि किसी उस दर्पण में किसी उस देश या समाज का एक हिस्सा न दिखे तो वो दर्पण कैसा कहलाएगा। तो ये जो कमी थी वो निश्चय ही हम भविष्य में कह सकते हैं कि वो रिक्तता पूरी होगी, वो कमी दूर होगी। मैं सीधे आती हूँ, कुछ रचनाओं की बात करूंगी और उसके माध्यम से हम देखेंगे कि साहित्य में जनजातीय जीवन का चित्रण किस तरह से साहित्यकारों ने किया है। फणीश्वर नाथ रेणु का जो उपन्यास है मैला आंचल, हम देखते हैं या प्रति परिकथा है, तो उसमें संथाल परगना का जो जनजातीय समुदाय है, संथाली जनजीवन है, तो उसका चित्रण आप देख सकते हैं गीतों के माध्यम से, लोक तत्व के माध्यम से देख सकते हैं। और देवेंद्र सत्यार्थी का है रथ के पहिए हैं, संजीव जंगल जहां से शुरू होता है, तेजेंद्र का काला पादरी है। रणेंद्र जी ने दो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, गायब होता हुआ देश और मुगल गांव के देवता, और बहुत सारे हैं। मैं आऊंगी रचनाओं के साथ आगे। तो एक उपन्यास है हरिराम मीणा का, उपन्यास है धूणी तपे तीर। तो यह धूणी तपे तीर राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में रहने वाले भील समुदाय पर समग्र रूप से लिखा गया उपन्यास है, जो भील आदिवासियों के अतीत के संघर्ष पर आधारित है। इस उपन्यास में 20वीं सदी के आरंभ में घटी एक लोमहर्षक घटना को उद्घाटित किया गया है। उपन्यासकार ने इसमें दिखाया है देशी रियासतों की सामंती सोच और ब्रिटिश हुकूमत की साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ भील आदिवासियों द्वारा किए गए आंदोलन को दबाने के लिए, उपन्यासकार ने दिखाया इसमें कि दबाने के लिए हजारों आदिवासियों को बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया गया। यह एक ऐतिहासिक घटना है। भील आदिवासियों ने जो आंदोलन किया, तो उस आंदोलन को दबाने के लिए हजारों आदिवासियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 1500 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिए जाने की घटना का इतिहास में जिक्र न होना या न किया जाना निश्चय ही उपेक्षा का एक उदाहरण है। समालोचक माधव हाड़ा लिखते हैं इस उपन्यास के बारे में, यह उपन्यास हिंदी में अपनी तरह की पहली रचना है जो उपनिवेशकालीन निकट अतीत के एक आदिवासी विद्रोह पर की गई गहन और व्यापक शोध पर आधारित है, जिसमें तथ्यों को कल्पना से विकृत या अमूर्त करने के बजाय
पुष्ट और विस्तृत किया गया है। मतलब कि यह ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन इसका उल्लेख इतिहास में न किया जाना निश्चय ही दुर्भाग्यजनक है। और इस पर हरिराम मीणा जी ने धूणी तपे तीर नामक उपन्यास लिखा है और जनजातीय विद्रोह का उन्होंने इसमें चित्रण किया है, उद्घाटित किया है उसको। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और वहाँ कई जनजातियां रहती हैं। मुंडा जनजाति वहाँ की प्रमुख जनजाति है और भी जनजातियां हैं। तो वहाँ उस जनजाति या उस क्षेत्र में, उस समुदाय में अशिक्षा का जो व्यापक अंधेरा छाया हुआ है, उस पर राकेश कुमार सिंह का उपन्यास है पठार का कोहरा। तो पठार का कोहरा एक प्रश्न खड़ा करता है कि सुदूर क्षेत्र का आदिवासी कब तक शिक्षा के अधिकार से वंचित रहेगा। उनके लिए पर्याप्त स्कूल या शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है और गरीबी है, वहाँ जो उनका अभाव जीवन है, जिसके कारण कि वहाँ वे पढ़ नहीं पाते हैं। आदिवासी समुदाय के लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। वे अपने बच्चों को खेतों में काम कराना ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं बनिस्पत स्कूल भेजने की। तो राकेश कुमार सिंह ने यह उपन्यास के माध्यम से प्रश्न उठाया है कि सुदूर क्षेत्र का आदिवासी कब तक शिक्षा के अधिकार से वंचित रहेगा। सरकार उनके प्रति इतनी उदासीन क्यों है। अशिक्षा, कहते हैं वो कि अशिक्षा आदिवासियों को चेतना शून्य बना देती है। साहू उसमें पात्र है। साहू और बेचू तिवारी जैसे सीधे साधे बेचू तिवारी जैसे लोग हैं जो सीधे साधे आदिवासियों को आसानी से बरगला लेते हैं। आज हमें देखते हैं, यह सत्य बात है कि आदिवासी समुदाय के जो लोग होते हैं बड़े निश्चल और निष्कपट होते हैं, सीधे साधे होते हैं और इसलिए क्या है, कई बार कुछ लोग क्या है उनको आसानी से बरगला भी लेते हैं। तो उपन्यास में उन्होंने दिखाया है इसको और उन्हें अपने इशारों पर नचाते हैं। तो इन चीजों का जो जनजातीय जीवन में जो बातें हैं या उनका जीवन है, तो उसको राकेश कुमार सिंह ने इस उपन्यास में दिखाया है। उपन्यास का एक अंश आदिवासियों के जीवन संघर्ष को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। एक अंश मैं पढ़ना चाहूंगी कि आजादी के बाद आदिवासी गांवों में सदियों का अंधेरा गाढ़ा होकर पसरा है। जहां एक तरफ शहरों में रात के अंधेरे को चीरने वाला प्रकाश फैला है, वहीं पलामू जिले के गठली जोरी जैसे सुदूर जंगली गांवों में शाम होते ही लोगों के घरों को बंद हो जाना पड़ता है। एकमात्र सूर्य का प्रकाश ही स्रोत है। सूर्यास्त होने पर उजाले का दम घुटते ही गांव की समस्त हलचलों का भी दम घुट जाता है, तमाम रोशनियों का भी दम घुट जाता है। सांझ की छाती पर सवार हो जाती है रात्रि की काली माँ, साहू की छाती पर सवार जंगल सेना की तरह। तो हम देखते हैं, अगर कभी आपको जाने का मौका मिले आदिवासी क्षेत्रों में, तो वहाँ कई जगहों पर आज भी आप देखते हैं कि बिजली की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था नहीं होती है। वो अपने स्थानीय व्यवस्था जो होती है ढिबरी या कुछ ऐसे जला करके अपनी रोशनी करते हैं अपने घरों में, और रोशनी भी वहाँ नहीं है। पूरी बड़ी तादाद में एक जनजाति रहती है, उरांव जनजाति। तो उन आदिवासियों ने अपनी मूल प्रकृति पूजा के स्थान पर ईसाई धर्म या तो हिंदू धर्म को अपनाया है। हम जानते हैं कि हमारा संविधान हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है और आदिवासियों के मामले में कुछ बातें हम यहाँ पर अभी वो बातें करेंगे कि उनके द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार करने का संबंध भूख और गरीबी के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। धर्मांतरण की बात लोग करते हैं तो भूख और गरीबी तो है ही उसका कारण, साथ ही साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी एक बड़ा कारण है। कथाकार तेजेंद्र जो छत्तीसगढ़ के कथाकार हैं, तो तेजेंद्र ने अपने उपन्यास काला पादरी में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए उरांव आदिवासियों की संवेदनाओं को उपन्यास में बखूबी उकेरा है। साथ ही क्षेत्रीय राजनीति और चर्च की कार्य प्रणाली को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। उपन्यास में आदर्श के साथ यथार्थ का चित्रण मिलता है और उपन्यासकार ने धर्मांतरण, जिसे कि राजनीति में विवादित मुद्दा बनाया जाता है, उसे बड़ी सहजता से उपन्यास में प्रस्तुत किया है। कथा का नायक, एक कथन है उसका, कथानायक का, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि भूख का कोई धर्म नहीं होता। उपन्यासकार की एक बड़ी सफलता है यह, उन्होंने कि भूख का कोई धर्म नहीं होता।
कथानायक ये कहता है। सहरिया एक उपन्यास है पुण्य सिंह का, और इसमें उपन्यासकार ने पटवारी, बनिया, थानेदार जैसे लोगों द्वारा निरंतर किए जा रहे आदिवासियों के शोषण को उजागर किया है। आज भी वो शोषित हो रहे हैं। उपन्यास का प्रमुख पात्र अंगद राम पुलिस के अत्याचार का विरोध करता है। परिणाम स्वरूप ट्रक भर पुलिस आकर सहराना में कोहराम मचा देती है। लोगों को घरों से निकाल कर खिस कर निकाला जाता है, उन्हें निर्वस्त्र कर दिया जाता है और 16 लोगों को हवालात में भेड़ बकरियों की तरह बंद कर दिया जाता है। और जैसा हम देखते हैं, नेता वहां आते हैं सहराने में, और नेता के सहराना आने और झूठे आश्वासन देने पर मंगलू बेझिझक पूछता है, तू कबो भया है जो अब होगो? एक नाए 10 सरकारें बदल जाएं, होना कछु नहीं है। तो उपन्यासकार बताना चाहता है कि आदिवासी अपने साथ किए जा रहे छल कपट से भली भांति परिचित हो चुका है और वह उसका प्रतिकार भी कर रहा है, करने का साहस दिखा रहा है। आदिवासियों का शिक्षा के प्रति उदासीनता का एक कारण भी है कि उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाना। शिक्षण संस्थाओं बहुत दुखद बात होती है। कई बार हम समाचारों में देखते हैं या घटनाएं घटित होती हैं कि शिक्षण संस्थाओं जैसी जगह में भी आदिवासी छात्र छात्राओं के साथ कई बार भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, और कई बार क्या है वो इससे भी कतराते हैं, कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं, और कई बार क्या है स्कूल जाने से भी कतराते हैं। तो इन सब का चित्रण सहरिया में पुण्य सिंह ने बखूबी किया है। विस्थापन एक आदिवासी जनजीवन की एक बड़ी समस्या है, और विस्थापन से ग्रामीण आदिवासी समुदाय सर्वाधिक प्रभावित होता है। और यह विडंबना ही कहें कि जहां आदिवासियों की बसाहट होती है वहां जंगल होते हैं। जंगल उनकी बसाहट का क्षेत्र होता है, और उस उनके बसाहट के नीचे खनिज संपदा होती है, और चाहे कोयला हो या अन्य, तो क्या है उनको स्थापित करके उसको निकाला जाना है, स्थापित हो जाते हैं वे। विभिन्न प्रकार के विकास योजनाओं के तहत आदिवासियों को अपनी जमीन से बेदखल होना पड़ता है। कभी एयरपोर्ट बन रहे हैं, कभी रेल पटरियां बिछ रही हैं, कभी बांध बन रहे हैं, और उससे बड़ी बात कि उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिलता। यह उनकी पीड़ा को और भी बढ़ा देता है। वीरेंद्र जैन का उपन्यास डूब एक यथार्थवादी उपन्यास है, जिसमें उन्होंने आदिवासियों के विस्थापन, उनके शोषण और संघर्ष को चित्रित किया है। इसी तरह का एक उपन्यास है रणेंद्र जी का गायब होता देश, और यह मुंडा जनजाति को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। और इसमें भी डूब के द्वारा जो उनका आदिवासी जनजीवन में जो समस्याएं आती हैं या विस्थापित होते हैं, उसका चित्रण उन्होंने किया है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, हम सभी जानते हैं, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए उनके योगदान और बलिदान को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो उसे मिलना चाहिए। हूल पहाड़िया राकेश कुमार सिंह का उपन्यास। पहाड़िया एक जनजाति है झारखंड में, तो हूल पहाड़िया राकेश कुमार सिंह का उपन्यास है, और उपन्यासकार ने इसमें तिलका माझी के माध्यम से इतिहास को नए सिरे से प्रस्तुत किया है। एक बड़ा काम हम कह सकते हैं कि जिसे इतिहासकारों ने नजरअंदाज किया, उसे साहित्यकारों ने उस पर उपन्यास के माध्यम से या कहानियों के माध्यम से वो उस पर नया काम किया, एक तरह से इतिहास को नए सिरे से प्रस्तुत किया। तो यह काम उन्होंने भी किया है इस उपन्यास में। साथ ही इसमें क्रांतिकारी आदिवासी जो थे वहां के सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव, मुर्मू भाइयों, बिरसा मुंडा आदि वीर योद्धाओं की भूमिका को बड़ी सूक्ष्मता से इसमें चित्रित किया है। उपन्यास में आदिवासी जीवन शैली और उनके परिवेश का भी समग्र चित्रण उपन्यासकार ने किया है। असुर एक जनजाति है, झारखंड में ही यह जनजाति बहुधा पाई जाती है। असुर जनजातीय समाज में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा और पढ़े लिखे शहरी लोगों द्वारा उनकी जीवन शैली को क्षति पहुंचाने जैसे खतरों पर केंद्रित रणेंद्र जी का उपन्यास है लालचंद असुर और ग्लोबल गांव का देवता। ये उनका उपन्यास है। उपन्यास में असुर जनजाति की जीवन शैली और समाज में फैले अंधविश्वास का भी चित्रण उपन्यासकार ने किया है, और अपनी बहन बेटियों के शोषण की पीड़ा
प्रतिक्रिया स्वरूप उनके गीतों में अभिव्यक्त होता है। जनजातीय जीवन में हम देखें इस उपन्यास में उपन्यासकार ने यह प्रयोग किया है, दिखाया है कि काठी बेचे गेले असुरीन, मेट संगी नजर मिला ले, मुंशी संग लासा लगा ले, कचिया लोभे कूला डुबा ले, रुपया लोभे जात डुबा ले। तो जो आदिवासी जनजीवन में जो व्याप्त गरीबी है वो भी उन्हें कई बार विवश करती है और न चाहते हुए भी उन्हें कई बार कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो उन्हें या उनके समाज को कलंकित करते हैं। महुआ माझी उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं। उनका 420 पृष्ठों का उपन्यास है और शीर्षक है उसका मरंग गौड़ा नीलकंठ हुआ, यह शीर्षक उपन्यास का। तो इस उपन्यास में आदिवासियों पर विकिरण और रेडियो एक्टिव प्रदूषण का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इसे उपन्यासकार महुआ माझी ने उठाया है इसमें। और यह आदिवासियों के लोक विश्वास और मिथकों पर लिखा गया उपन्यास भी है, कह सकते हैं। इस उपन्यास में मरंग गौड़ा एक काल्पनिक गांव है। मरंग गौड़ा कोई व्यक्ति नहीं वरन एक काल्पनिक गांव है। और उस गांव पहले उन्होंने दिखाया है उपन्यासकार ने कि वहां प्रकृति पहले संतुलित थी। हम देखते हैं कि जब हम फैक्ट्रियां लगाते हैं, बहुधा वहां उत्पादन करते हैं, तमाम विकास के कार्य करते हैं, तो कई बार हम प्रकृति को उतना ही प्रदूषित करते हैं। तो इसमें उन्होंने दिखाया है कि वहां पहले प्रकृति संतुलित थी, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के बाद इस गांव में विकिरण, रेडियोधर्मी प्रदूषण से वहां के लोग और प्रकृति भी प्रभावित हो चुकी है। आज हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के रूप में या तो फिर जो जलवायु परिवर्तन है वो हमारे सामने है। तो बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। उपन्यासकार ने दिखाया है इसमें कि बच्चे विकलांग हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। तालाब और नदियों की मछलियां मर रही हैं। उपन्यास के एक पात्र का कथन कितना मार्मिक है, मैं पढ़ना चाहूंगी कि पात्र कहता है कि हम विकिरण को बचा सकते हैं लेकिन अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोचिए कितना मार्मिक है कि विकिरण के द्वारा विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती होगी? बिल्कुल तकलीफ हो रही होगी, लेकिन वो कहते हैं कि अपने बच्चों को भूख से हम बिलबिलाते नहीं देख सकते। तो कई बार ये चीजें उन्हें क्या है विवश कर देती हैं इन चीजों के लिए। तो अभाव और गरीबी आदिवासियों को किस कदर लाचार और विवश कर देती है, उपन्यासकार ने इसका बड़ा मार्मिक चित्रण उपन्यास में किया है। फादर पीटर पॉल एक्का के 4 उल्लेखनीय उपन्यास हैं, पलाश के फूल, सोन पहाड़ी, जंगल के गीत और मौन घाटी। जंगल के गीत उपन्यास में बिरसा मुंडा के उन्मूलन के बाद जारी संघर्ष को उन्होंने विस्तार से दिखाया है। राजकुमारों के देश में इस संग्रह की कहानियों, राजकुमारों के देश में यह उनका संग्रह है, कथा संग्रह है कहानी का। तो उसकी कहानियों के माध्यम से आदिवासी ही नहीं दुनिया भर के विस्थापितों की पीड़ा को उन्होंने समझा है और कहानियों में चित्रित किया है। पूरा आदिवासी जनजीवन और उनके विस्थापन की जो पीड़ा है कहानियों में चित्रित हुआ है। आदिवासी समुदाय से आने वाले लेखक के बड़ा जाना पहचाना नाम है, महत्वपूर्ण नाम है वाल्टर भेंगरा तरुण। तो उल्लेखनीय नाम है। उनके 4 कथा संग्रह प्रकाशित हैं, लौटती रेखाएं, देने का सुख, जंगल की ललकार तथा अपना अपना युद्ध। जंगल की ललकार में वे पूरे आदिवासी समाज से साक्षात्कार कराते हैं। विकास के नाम पर जंगल से खदेड़ दिए गए आदिवासियों को जंगल से लकड़ी काटने की भी मनाही है। जंगल में आदिवासी रहते रहे हैं और उन्हें विस्थापित हो जाना पड़ता है और तो और उन्हें जो जंगल प्राश्रित रहने वाले लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की भी मनाही होती है। जबकि हम देखते हैं दूसरी ओर बड़े बड़े जंगल के ठेकेदार होते हैं, जंगल कटवा लेते हैं रातों रात, कुछ नहीं होता। लेकिन एक जरा से लकड़ी काट ले या सूखी लकड़ियां ही एकत्र कर ले तो उसकी सजा आदिवासियों को बहुत बड़ी सजा तक दी जाती है। उपन्यासकार ने दिखाया है इसमें कि कहानी में दिखाया है बुधु मुंडा का बस यही दोष है कि वह बेटी के विवाह और बरसात के लिए जंगल से लकड़ियां एकत्र करता है। लेकिन एक दिन रेंजर और
जंगल का जो जंगल के जो रेंजर होते हैं और गार्ड होते हैं, उनके द्वारा पकड़ लिया जाता है। पिता को बचाने गई मगरी, पिता को बचाने मगरी जाती है, लेकिन बाद में उसकी लाश सड़क किनारे मिलती है। 3 महीने बाद लौटकर बुधू मुंडा जंगल की ओर जाने का साहस नहीं जुटा पाता। तो ये जो चौतरफा मार हम कह सकते हैं आदिवासियों पर, तो वाल्टर भेंगरा तरुण ने अपनी कहानियों के माध्यम से और उपन्यास के माध्यम से दिखाया है, क्योंकि स्वयं आदिवासी समाज से जो कथाकार या साहित्यकार आएंगे, तो वो निश्चय ही उनके कहानियों में या उपन्यासों में वो चीजें गहराई से आएंगी। विनोद कुमार का उपन्यास है समर शेष है। इसमें भी आदिवासी जीवन की संघर्ष की कथा है। तो चाहे कथाकार आदिवासी जनजीवन या समुदाय से आने वाले हों या गैर आदिवासी समुदाय से आने वाले हों, जो लिख रहे हैं, तो बहुत से साहित्यकार बखूबी चित्रण कर रहे हैं आदिवासी जनजीवन का। रविंद्र का नाम जाना पहचाना है। उनका कथा संग्रह है 56 छुरी 72 पेज। उसमें जो कहानियां हैं वो आदिवासी, बहुत सी कहानियां आदिवासी जनजीवन की कहानी कहती हैं, आदिवासियत की कहानी कहती हैं। हम इसके और पीछे जाए यदि, तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एलिस एक्का पहली आदिवासी महिला कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुई, और उनकी जो कहानियों की भाषा है वो सरल सहज है, और उनकी कहानियां आदिवासी जनजीवन की झांकी प्रस्तुत करती हैं। विरवार गमछा और अन्य कहानियां, यह रोज केरकेट्टा जी का कहानी संग्रह है। इस संग्रह की कहानियां झारखंड के आदिवासी जनजीवन पर केंद्रित हैं। कहानियों में आदिवासी जनजीवन जैसी सरलता है जो पाठकों को बहुत प्रभावित करती है। रोज केरकेट्टा की एक कहानी है फिक्स डिपॉजिट। अभी मैं बात कर रही थी विस्थापन की, तो इसमें भी उस दर को दिखाया गया है। फिक्स डिपॉजिट जो कहानी है उनकी विस्थापन समस्या पर केंद्रित है। कहानी का एक पात्र यह कहता है, इस कथन के माध्यम से उसको हम समझ सकते हैं, कि अचानक सर्वे के लिए कुछ लोग आए और दिन भर नाप जोक कर खूंटा गाड़ कर चले गए। टोपी पहने इंजीनियरों, ओवरसीयरों और चेयरमैनों का दल इधर उधर घूमता रहा। उन्होंने मनोहर दा के आंगन, हरापन लोहरा के बारी को नीचे से पूरे गांव के खेतों को घेरे के भीतर कर दिया। शाम को जाते जाते उन्होंने घोषणा कर दी, 1 वर्ष के अंदर गांव को खाली कर देना। उन्होंने घोषणा की कि जो आए थे अधिकारी कि 1 वर्ष के भीतर गांव को खाली कर देना, आदेश दिया। भीड़ में से किसी को यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि वे गांव छोड़कर जाएंगे कहाँ। खाली कर देना कहना आसान है, लेकिन अपनी जन्मभूमि जहाँ वो पैदा हुए हैं, जहाँ उनकी जड़ें हैं, उसको छोड़ करके वो किसी नए जगह पर जाएं, और वो भी मुआवजा मिलना ठीक है, कई बार तो मुआवजा भी उचित नहीं मिलता है, और कई बार मुआवजे की रकम मिलती है, उसका भी एक साथ जो मिले हुए रुपए होते हैं उसका दुरुपयोग भी होता है। इसी कहानी में दिखाया गया है कि जो मुआवजे के रुपए मिलते हैं, तो जो है एक उसमें पात्र, वो उन पैसों को यूं ही उड़ा देता है अपने अनाप शनाप या ऐश आराम में। और जो उसकी बहन है मीना, तो वो क्या है, उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। उसके नाम से कुछ फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है कि चलो वो लड़की काम आएगा, तो भाई उसे भी मारता पीटता है, धमकाता है। तो वो क्या है, मजबूर होकर के, डर के, वो दिल्ली शहर चली जाती है काम करने के। तो मुआवजा कहने वो तो आसान है कि मुआवजा मिलता है, लेकिन कितना मिलता है, उस मुआवजे का सही लाभ क्या उनको मिल पाता है या नहीं, ये भी सोचने की बात। जमीन है अपनी होती है, जहाँ वो खेती कर रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन एकदम हटा दिया जाए, मुआवजा दे दिया जाए और उसका लाभ उसको अगर सोचे कि बहुत पैसा मिल गया है, बहुत उसका उद्धार हो जाएगा, तो ऐसा व्यवहारिक जीवन में नहीं हो पाता। तो इसको इस कहानी के माध्यम से रोज केरकेट्टा जी ने दिखाया है, और बिल्कुल यथार्थ है ये बात। और भी बहुत से हैं उपन्यास लिखे जा रहे हैं और लिखे भी गए हैं। आदिवासी जनजीवन का चित्रण कथा साहित्य के साथ हम देखते हैं कविताओं में भी। समय बताइएगा। आप बोल सकती है, हम पूरा सुनना जनजीवन का जी, आदिवासी जनजीवन का चित्रण कथा साहित्य उपन्यास और कहानियों में तो हो ही रहा है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कविताओं में भी। और वो भी कविताएं जो लिखी जा रही हैं ज्यादातर
आदिवासी समुदाय से आने वाले कवि और कवित्रियों के द्वारा ही वो चीजें लाई जा रही हैं। वरिष्ठ कवि महादेव टोप्पो की कविता की पंक्तियां हैं, सुनेंगे आप लोग कि आप क्यों हंसते हैं, देख कर हमें कम कपड़े पहनते हैं इसलिए, काले दिखते हैं इसलिए, जंगल बीच गांव में रहते हैं इसलिए, आपकी तरह पढ़ लिख नहीं पाते इसलिए। तो ये उनकी कविता की पंक्तियां हैं। तो जो आदिवासी समाज एक प्रश्न खड़ा करता है, कई प्रश्न खड़े करते हैं और उसका जवाब समाज से ढूंढना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, और हम पाते हैं कि वाकई उनके सवालों का जवाब हमारे पास नहीं होता। रूपांतरण शीर्षक कविता में वे कहते हैं, जब तक थे वे जंगलों में, मांदर बजाते, बांसुरी बजाते, करते जानवरों का शिकार, अधरंगे शरीर वे भले थे, तब उनसे अच्छा नहीं था दूसरा कोई। मतलब यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आदिवासी क्या है, नुमाइश की चीज बना दी जाती है आदिवासियों को, या तो किसी समारोह में उनको नाचने गाने के लिए, या तो फिर उनकी पेंटिंग बनाकर टांग देना, है ना, उनके मतलब प्रदर्शन की तरह उनको प्रस्तुत करना, एक ग्लैमरस चीज की तरह उनको प्रस्तुत किया जाना। तो ये चीजें ही उसको भी समझ रहा है उन चीजों को, और कविताओं में चीजें आई हैं। महादेव टोप्पो जी ने ये पंक्तियां जो मैंने पढ़ी उसमें ये दिखाया है। निर्मला पुतुल एक संथाली हिंदी दोनों ही भाषा में लिख रही हैं, कवित्री हैं, और आपकी कविताओं में स्त्री संवेदना के साथ पूरा आदिवासी समाज और उसका चित्रण मिलता है। और एक कविता है उनकी, लंबी कविता है, चूड़का सोरेन से शीर्षक है। तो उसमें कुछ पंक्तियां हैं कविता के, कुछ एक अंश में पढ़ना चाहूंगी। चूड़का सोरेन से कविता निर्मला पुतुल की। तुम्हारे पिता ने कितनी शराब पी यह तो मैं नहीं जानती, पर शराब उसे पी गई यह जानता है सारा गांव। इससे बचो चूड़का सोरेन, बचाओ इसमें डूबने से अपनी बस्तियों को। तो आदिवासी जो समुदाय है उसमें कुछ कमियां भी हैं। वैसे तो हर मनुष्य में कमियां होती हैं, मानव समुदाय में कमियां होती हैं, तो स्वाभाविक है कि आदिवासी जनजीवन में भी कुछ कमियां होंगी ही, निश्चय ही। तो निर्मला पुतुल ने उस पर भी उसको भी उजागर किया है। और साहित्यकार का दायित्व होता है कि हम सिर्फ समाज या देश के सिर्फ उजले पक्ष को ही साहित्य में न दिखाएं, अंधेरे पक्ष को दिखाया जाना भी जरूरी है। तो बिल्कुल ये ईमानदारी से निर्मला पुतुल जो जनजाति जीवन में नशापान एक समस्या है, तो उसको उन्होंने उजागर किया है। उनकी कविता है बिटिया मुर्मू के लिए। तो कवित्री ने इस कविता में आगाह किया है, कहती है वे कि वे दबे पांव आते हैं तुम्हारी संस्कृति में, वे तुम्हारे नृत्य की बड़ाई करते हैं, वे तुम्हारी आंखों की प्रशंसा में कसीदे करते हैं। वे कौन है? सौदागर है वे, समझो पहचानो उन्हें बिटिया मुर्मू, पहचानो। तो जो उनकी निश्चलता बहुत अच्छी बात है, सहज सरल जीवन शैली या सहजता सरलता अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ जो उनका नुकसान कर रहे हैं उन्हें भी आदिवासी समाज को समझना होगा। यह संकेत निर्मला पुतुल जी इसमें करती है। अनुज लुगुन एक प्रतिष्ठित नाम है, समकाल में जो लिखे जा रहे हैं साहित्य या कविताएं लिखी जा रही हैं, वो अनुज लुगुन की जो विमर्शकार भी हैं और कवि भी हैं, ख्यातिलब्ध कवि हैं, और उनकी कविताओं में स्त्री संवेदना के साथ आदिवासी जनजीवन पूरी तरह से आप देख सकते हैं उसको, जनजीवन को, उनके जीवन के समस्याओं को, मुद्दों को, और सशक्त स्वर जो कवि उनके लिए उठाते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। उनकी एक कविता है, हमारी अर्थी शाही हो नहीं सकती। यह कविता आदिवासी समाज और प्रभु जाति समाज के बीच के अंतर को भली भांति स्पष्ट करती है। आदिवासियों के बलिदानों को बिसरा दिया जाना सामान्य सी बात होती है। हमारी अर्थी शाही हो नहीं सकती। हमारी मौत पर शोक गीत की धुनें सुनाई नहीं देंगी। हमारी मौत से कोई कहीं अवकाश नहीं होगा। अखबारी परिचर्चाओं के बाहर हमारी अर्थी पर केवल सफेद चादर होगी। इतनी सच्चाई बयां करते हैं अनुज लुगुन। उनकी जो दो संग्रह है, पत्थलगढ़ी, अभी नया संग्रह है उनका पत्थलगढ़ी, और सुगना मुंडा और बाघ।
कविता संग्रह है उनके, तो बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर कविताएं उसमें हैं। आदिवासी साहित्य जगत में जसिंता किरकेट्टा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिरोधी कविताएं आप बिल्कुल दिखा प्रतिरोध जताती हैं आप अपनी कविताओं के माध्यम से। आपकी कविताएं प्रतिरोध की भूमि तैयार करती हैं और सदियों से शोषित वंचित समुदाय की पीड़ा आपकी कविताओं का मुख्य स्वर है। कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। साहेब कैसे करोगे खारिज, कविता की पंक्तियां हैं, देखिए कि साहेब एक दिन जंगल की हर लड़की लिखेगी कविता, साहेब एक दिन जंगल की हर लड़की लिखेगी कविता, क्या कहकर खारिज करोगे उन्हें, क्या कहोगे साहेब, यही ना, यह कविता नहीं समाचार है। तो सोचिए कितनी गंभीर बात कही गई है कि जो आदिवासियों की उपेक्षा किस तरह से की जाती है उसको। तो जसिंता किरकेट्टा की कविताएं आदिवासी समाज के चुप्पी के बीच एक शोर है। सामान्यतः हम देखते हैं कि आदिवासियों का शोषण होता है, बहुधा अपमान उत्पीड़न होता है, लेकिन वो चुप ही रहते हैं, बहुत कम आवाज उठाते हैं। ये भी हम देखते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो जसिंता किरकेट्टा हैं, उनकी जो कविताएं हैं, तो उनकी समाज की चुप्पी के बीच एक शोर है, समझिए। वंदना टेटे एक महत्वपूर्ण नाम है। तो वंदना टेटे की कविताएं आदिवासी जनजीवन का सरस चित्र प्रस्तुत करती हैं, उनकी संस्कृति का, जनजीवन का, साथ ही उनकी आदिवासियत को बचाए रखने के प्रति भी वो सजग दिखाई देती हैं। वो लिखती हैं, सच में मैं चिंतित हूँ, उदास हूँ कि नहीं जान पाएंगे मेरे बच्चे डोरी कुसुम से तेल निकालने की, मछली और चिड़िया पकड़ने की देशज तकनीक, महुआ लट्ठा इमली के बीज के साथ उठाया गया खाने का स्वाद। तो आज जैसे जैसे आदिवासी समाज पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो कहीं कहीं वो अपनी आदिवासियत से भी दूर होता जा रहा है। उसके प्रति वंदना टेटे जी अपनी चिंता जाहिर करती हैं कि आदिवासियत को वे भूल रहे हैं। अन्ना माधुरी तिर्की कवित्री है, उनका काव्य संग्रह है सोना जोरी के तट से। उसमें आदिवासी जीवन का सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। प्रस्तुत कुछ पंक्तियां हैं, मैं पढ़ूंगी, जिसमें कि आदिवासी जीवन का मोहक चित्र वो खींचती हैं। लिखती हैं, होश देती जूड़े में गलफुला की ढेरों कलियां और खनकती हंसी की गंध से महकाती दसों दिशाएं, पूछती मुझसे भूख लगी है, कहूँ हाँ तो तोड़ लाती उड़द की कच्ची फलियां। तो जो आदिवासी जनजीवन की सहजता है, सरलता है, आदिवासियत है, उसको भी जो आदिवासी जगत से आने वाले, उस समुदाय से आने वाले जो कवि हैं, वो उसको अपनी कविताओं में चित्रित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि साहित्य में सिर्फ विद्रोह ही या उनके शोषण, अपमान या तिरस्कार की बातें ही कही जा रही हैं, वरन आदिवासी संस्कृति, उनके जनजीवन की मोहकता, उनकी सुंदरता और जमीन से जुड़े रहने का जो भाव है, उसको भी साहित्यकार साहित्य में रोपित कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा मैं कहूंगी इस क्षेत्र में जो आदिवासी यूनिवर्स के माध्यम से काम हो रहा है, साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से जो साहित्यकार कर रहे हैं, तो यह हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहा है, निश्चय ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। और भविष्य में मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो साहित्यकार हैं वो इसे और भी समृद्ध करेंगे और हिंदी साहित्य की धारा को और मजबूत करेंगे। आदिवासी जो साहित्य हम कहते हैं वो कोई अलग साहित्य नहीं है, वो आदिवासी जनजीवन का साहित्य है, तो वो हिंदी साहित्य की एक धारा मात्र, वो कोई अलग साहित्य नहीं है। और हिंदी की मैं जब अपनी बातें कह रही हूँ, हिंदी साहित्य में आदिवासी जनजीवन का चित्रण विभिन्न विधाओं के माध्यम से, साथ ही साथ यदि हम अन्य भाषाओं के साहित्य की हम बात करें तो उनकी भाषाओं, अन्य भाषाओं, भारतीय भाषाओं या तो आदिवासियों की बोलियों में भी बहुत सी रचनाएं की जा रही हैं, चाहे संथाली हो, मुंडा हो, उरांव कुरुक जिसको हम कहते हैं, या तो पूर्वोत्तर में जो लिखा जा रहा है हिंदी साहित्य के अलावा, तो पूर्वोत्तर में चाहे मणिपुर का साहित्य हो, नागालैंड का हो, या तो असम की मैं बात करूं तो असम, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे नाम है, जमुना बिनी है वहाँ, स्ट्रीम डखार है पूर्वोत्तर में, तुम्बम रिबा लिली है, मोरजुम लोई है, बहुत सारे साहित्यकार हैं
और बहुत खुशी की बात है कि वहाँ उन साहित्यकारों में जो स्त्रीय साहित्यकार हैं, कवि या साहित्यकार हैं, तो उनकी संख्या ज़्यादा है और वो अपने साहित्य के माध्यम से अपने बोलियों के साहित्य में हिंदी में भी लिख रही हैं। जैसे तुम बम रिबा लिली या तो जमुना बिनी की मैं बात करूँ तो हिंदी साहित्य अपने बोलियों में तो लिख ही रही हैं, हिंदी में भी वो रचना कर रही हैं और इस तरह से वो जनजीवन, आदिवासी जनजीवन जो साहित्य में एक हाशिए पर था, किनारे पर था और उनका चित्रण साहित्य में नहीं मिलता था या तो फिर उनकी संस्कृति को स्थान नहीं मिलता था या तो आदिवासी जनजीवन से कोई नायक बनकर के साहित्य में चित्रित नहीं किया जाता था। आज वो आदिवासी आदिवासी समुदाय का व्यक्ति भी नायक के बतौर उपन्यास में या कविताओं में जगह-जगह पर वो आ रहा है। ये बड़ा सुखद अनुभव है। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। ये होना चाहिए कि साहित्य में समाज का कोई भी वर्ग अछूता न रहे, सबका चित्रण हो। तो आदिवासी जनजीवन को केंद्र में रखकर हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में जो लिखा जा रहा है वो निश्चय ही एक सुखद भविष्य या जो हिंदी साहित्य या समग्र साहित्य की मैं बात करूं तो उसके लिए उसके एक उज्जवल पक्ष को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो मेरी बातें इतनी थी जो मैं कहना चाहती थी संक्षेप में, है ना। कहें तो बहुत सी और भी रचनाएं थी जिस पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन चूंकि समयाभाव है, समय का भी ख्याल रखना है, तो और मैंने अपनी बातें कह ली। और कोई प्रश्न होगा साथियों के बीच से तो प्रश्न आमंत्रित है, या तो फिर बाद में सत्र रखेंगे तो भी ठीक। धन्यवाद विशाखा जी। आपने फणीश्वरनाथ रेणु से लेकर कई साहित्यकारों की रचनाओं को विस्तार से प्रस्तुत कर जनजातीय जीवन का चित्रण बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। बड़े हर्ष की बात है कि जनजातीय जीवन को आप लोगों ने तूलिका से उभारने की कोशिश करने के कारण ही केरल के हिंदी प्रेमी भी वहाँ के जनजातीय जीवन से परिचित होने का अवसर हमें भी मिल गया है और यहाँ के कई शोध छात्र यहाँ इस वेबिनार में भी उपस्थित है जो आदिवासी विषय पर शोध कार्य कर रहे हैं। अपने क्षेत्र से बाहर तक जनजातीय जीवन की त्रासदियों का समाचार फैलाने में आप लोग सक्षम हुए हैं। आशा करें कि आगामी भविष्य में भी जनजातीय जीवन की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा जी। आगे भी आप हमारे साथ संपर्क में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी, यहाँ बुलाने के लिए, बोलने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो तो स्वागत है, यदि कोई बात करना चाहें तो। मेरा ही एक सवाल है, तो ये नाटक पर कुछ सुनना चाहती हूँ। आदिवासी जीवन को लेकर, जनजातीय जीवन की समस्याओं को लेकर कुछ नाटक यदि कुछ है तो के बारे में तो कुछ। जी, नाटकों की मुझे वैसे जानकारी नहीं है कि कोई उस पर कोई पुस्तक आई हो। आकाशवाणी इत्यादि में नाटक प्रसारित होते हैं, इतना तक मुझे मेरी जानकारी में है, लेकिन अलग से कोई पुस्तक आई हो ये मेरी जानकारी में नहीं है। अभी कविताओं के माध्यम से ही ज्यादा बातें आ रही हैं और कहानी और उपन्यास में ही, और नाटकों पर बहुत काम नहीं हुआ है, प्रारंभिक स्तर पर है। होंगे भी तो प्रकाशित नहीं हुए हैं मुझे। मैं तो कुछ किताबें तो नहीं मिली थी तो हमें शंका होने लगी कि नाटक नहीं है क्या। देखिए, जो आदिवासी जनजीवन को लेकर जो लिखा जा रहा है वो 600 में ही है, कहिए अभी तो शुरू ही हुआ है लिखना। वो धीरे धीरे निश्चय ही विभिन्न और विधाओं पर भी लिखा जाएगा, आत्मकथाएं भी लिखी जा रही हैं। हाँ मैम, प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है, मैं झारखंड से हूँ, झारखंड पलामू जिले से, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय से। एक मेरा प्रश्न है कि इस भूमंडलीकरण के दौर में जो आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है, लगातार जारी है, तो उनको कैसे रोका जा सकता है, या और अभी जो हाल में हम सुने व्याख्यान में रचनाओं में विस्थापन का जिक्र है, तो मैम थोड़ी जानकारी हमें दें। विस्थापन देखिए कि हम तो क्या है कि बहुत ज्यादा, जब हम मनुष्य
विकास के नाम पर प्रकृति का इतना दोहन हम करते हैं और ये नहीं देखते हैं कि किस समुदाय का कितना शोषण हो रहा है, वो विस्थापित हो रहे हैं। तो रोकना तो क्या है? रोकना इस मायने में कि जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, हम अपना खुद भी उसका विरोध दर्ज करा सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, या तो स्वयं जो विस्थापित हो रहे हैं उनको स्वयं आगे आना होगा, सरकार के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी, आंदोलन करना होगा। और हम सबको, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदिवासी उनकी समस्याएं विस्थापन की तो सिर्फ वो आए, जो गैर जनजातीय समाज से लोग हैं वो भी यदि उनकी संवेदना उनके साथ है तो उनको भी साथ आगे आने की आवश्यकता है। और तो उपाय नहीं लगता। कई जगह हम देखते हैं कि जंगल के जंगल कट रहे हैं और हमारे सरगुजा की, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो एक हस्तेव परियोजना है, वहां पर बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा जा रहा है, विरोध किए जा रहे हैं और सरकार तक बातें पहुंचाई जा रही है। तो कोशिश ही हम कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं, उसके लिए आंदोलन कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। मैम, ये रचनाओं में अगर कहीं जिक्र है विस्थापन का, तो कहानी या उपन्यास हो गए या कविताएं, उसमें तो मैम हम बताएं। मैंने वही बताया था, वो महुआ माझी का उपन्यास है, मरंग गौड़ा नीलकंठ हुआ, या तो आप अनुज लुगुन की कविताएं उठा लीजिए, आप पढ़ लीजिए, उसमें विस्थापन की बात मिलेगी। रणेंद्र जी के उपन्यास हैं, गायब होता हुआ देश देख लीजिए, है ना। वीरेंद्र जैन का उपन्यास डूब है। बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जिसमें आप विस्थापन की समस्या को देख सकते हैं। कविताओं में भी है, कहीं ना कहीं जैसे साहित्यकार लिखते हैं तो कविताओं में जसंता केरकेट्टा की कविताएं देख लीजिए आप उठाकर, तो उसमें विस्थापन की समस्या को उन्होंने दिखाया है ना। और रणेंद्र जी के दोनों उपन्यास हैं, उनको आप देख लीजिए। और राकेश कुमार सिंह का है। आप जितना भी आप आदिवासी संबंधित रचनाओं को उठाकर देखेंगे तो आपको विस्थापन की पीड़ा का चित्रण मिलेगा। जी मैम, धन्यवाद। अब पर्चा प्रस्तुत करने का समय है। पर्चा प्रस्तुत करने के लिए मैं स्वागत करती हूँ महाराजास महाविद्यालय एर्नाकुलम के शोध छात्रा ऐश्वर्या अनिल कुमार जी को, जो हमारे पूर्व छात्रा भी है। ऐश्वर्या जी, आप अपने पर्चा प्रस्तुत कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम ऐश्वर्या। मैं आज जो पर्चा प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है संजीव का उपन्यास दार में आदिवासी स्त्री संघर्ष। भारतीय समाज में आदिवासी संघर्ष के इतिहास देखा जाए तो उसमें पुरुष ने जितने महत्वपूर्ण हिस्सा निभाया है उतना ही महत्वपूर्ण योगदान आदिवासी स्त्रियों ने भी दी। आदिवासी स्त्रियों का संघर्ष दोहरी है। अपने समाज के भीतर अपनों से और बाहरी समाज से भी उन्हें संघर्ष करना पड़ती है। सभ्य कहे जाने वाले समाज उन पर तरह तरह के शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक शोषण करते हैं। 1990 में प्रकाशित संजीव का उपन्यास धार आदिवासी जीवन के साथ साथ आदिवासी स्त्री संघर्ष को भी उजागर करता है। साहित्य जगत में अद्वितीय योगदान देने वाले संजीव ने अपने उपन्यास में मजदूर, दलित, किसान, आदिवासी स्त्री जैसे उपेक्षित समाज को चित्रित किया है। दार उपन्यास के केंद्र में संदाल परागण का बसकाड़ अंचल के आदिवासियों का जीवन, शोषण और संघर्ष है। दार में संजीव मैना के रूप में हिंदी उपन्यास साहित्य परंपरा की एक सशक्त व अविस्मरणीय स्त्री चित्रण को प्रस्तुत करता है। मैना उपन्यास की नायिका है। उपन्यास शुरू से लेकर अंत तक आदिवासी स्त्री मैना के इर्द गिर्द घूमता है। मैना मनुष्य के मौलिक हक के लिए समाज से लड़ती है। पूरे बसवाड़ा गांव में भुखमरी, बेकारी और दरिद्रता से पीड़ित है। आजीविका के लिए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोयला चोरी करके बेचते हैं। अर्थ और सामाजिक व्यवस्था ने उन्हें इस तरह गुलाम बना दिया गया है कि अपनी अस्मिता और अधिकारों के बारे में सोचने के लिए भी बस्ती वाले कमजोर बन गए हैं। पूरी बस्ती में बस एक मैना ही है जो इस क्रूर व्यवस्था से लड़ने और संघर्ष करने की साहस रखती है। मैना का चरित्र एक आदिवासी स्त्री के रूप में इसलिए अधिक महत्व रखती है कि वह अपने समाज से प्रेम करती है। अपने समाज को इस पीड़ित व शोषित व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए मैना अपने जीवन को त्याग देती है।
उपन्यास की शुरुआत जेल से रिहा होकर आने वाली मैना से होती है। बसवाड़ा के तेजाब फैक्ट्री हटाने के लिए फैक्ट्री के विरुद्ध लड़ने पर उसे जेल जाना पड़ता है। वहां पर उसे नरकीय यातनाएं सहनी पड़ती है। इतनी ही नहीं, जेलर के बलात्कार का शिकार होकर वह जेल में ही एक बच्चे को जन्म देती है। अपने साथ हुए इस अन्याय के विरुद्ध के रूप में मैना बच्चे को जेल में छोड़कर चली जाती है, लेकिन जेलर बच्चे को जेल से ही एक कैदी मंगार को सौंपते हैं, तो मैना अपना विरोध और आक्रोश को छोड़कर बच्चे को अपनाने के लिए विवश हो जाती है। इसी प्रकार पूंजीवादी समाज से जब उसकी पति जुड़ जाते हैं, मैना उसे भी अपने से दूर करती है, क्योंकि मैना के लिए अपना समाज अधिक महत्वपूर्ण है। अपने समाज के खिलाफ गड़े लोगों या उनसे मिले हुए लोगों से वह कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती है। मैना निस्वार्थ मन से अपनी जमीन के लिए और आदिवासी समाज के लिए लड़ती रही। तेजाब फैक्ट्री के कारण उनके जीवन में आए बदलाव से मैना हैरान और चिंतित है। एक समय था जब उनकी आजीविका का आधार कृषि था, लेकिन वही जमीन उपजाऊ से अनउपजाऊ या बंजर भूमि बदल गए। कोयला जैसे खजाने पर रहने पर भी उनके जीवन दिन प्रतिदिन बदहाली की तरफ बढ़ती जा रही है। आदिवासी स्त्री आदिवासी समाज में व्याप्त रूढ़ि और अंधविश्वास के भी शिकार बनती है। मैना को भी इसका शिकार बनना पड़ती है, इसीलिए उसकी लड़ाई रूढ़िवादी मानसिकता से भी है। पूंजीवादी व्यवस्था हमेशा आदिवासी स्त्री को उपभोग की वस्तु मात्र समझा जाता है। उसी के विरुद्ध लड़कर विजय हासिल करना मैना के लिए आसान नहीं था। आदिवासी स्त्रियां शारीरिक रूप से ताकतवर होती हैं। वे हथियार चलाने, अपनी सुरक्षा गुप्त करने के लिए भी सक्षम है। मैना गांव के बाहर एक मालगाड़ी के टिब्बे में रहती है। रात को उसी टिब्बे के पास आए गुंडों को वह अकेली संभालती है। वे शह के करीब दे, हाथ में हथियार दे, मैना डरे बिना तेजाब की शीशा उन पर उलझ दिया। आदिवासी स्त्री के संघर्ष और साहस को अभिव्यक्त करने के लिए संजीव ने अनेक पात्रों की जरूरत नहीं पड़ी। मैना जैसी एक चरित्र काफी है। उनके चरित्र काफी जटिल है। परिवार और समाज द्वारा तिरस्कृत व प्रताड़ित किए जाने के बावजूद भी वह उनसे ईर्ष्या नहीं करती। वह उसके लक्ष्य से कभी भी भटकते नहीं है। लेकिन मैना की बेटी सितवा भी अपनी माँ की तरह उसी टिब्बे में जीवन जीती है। मैना गांव छोड़कर चली जाती है, लेकिन बसवाड़ा के कोऑपरेटिव माइनिंग योजना की बात सुनते ही वह अपनी सारी हार और अपमान भूलकर फिर से गांव के साथ जुड़ जाती है। मैना के मन में हर एक की भलाई करने की इच्छा है। जनगादान के जरिए वह सबको नौकरी प्रदान करती है। बीमार तुरिया, मेरी, सितवा और गांव के अन्य स्त्रियों को भी वह जनगादान में काम दिलाती है। मैना आदिवासी स्त्री अस्मिता और पहचान के तमाम प्रश्नों को सुलझने का प्रयास करती है। जल जंगल जमीन को बचाने की जद्दोजहद मैना के जीवन को और अधिक सार्थक बना देती है। मैना शिक्षा से वंचित होने के कारण लड़ने के तौर तरीके और कानून से अख्यात है, फिर भी सोच समझकर हर कार्य करती है। मैना के संघर्ष पूंजीपति वर्ग से है, जो उसकी अस्मिता को मिटाकर उसकी जमीन से अलग करने का षड्यंत्र रचते हैं। मैना की माँ ने भी तेजाब फैक्ट्री के विरुद्ध आवाज उठाई, लेकिन सब मिलकर उसे ढायन बताकर उसके अस्तित्व को ही मिटा दिया। मैना कभी भी उसी स्थिति में पहुंचना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह निरंतर लड़ती रही। उपन्यास के अन्य पात्र जैसे रमिया, सितवा और मैना की माँ आदिवासी समाज में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास और स्त्रियों पर हो रहे शोषण का प्रतीक है। मैना अनेक आदिवासी स्त्रियों को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करते हुए सफल बनती है। संजीव मैना के माध्यम से स्त्रियों को प्रतिकूल व्यवस्था के खिलाफ लड़ने और उसे परिवर्तित करने की प्रेरणा देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्तुति समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।
दूसरा पर्चा प्रस्तुत करने का समय है। प्रस्तुत करने के लिए select करिए महाराजास महाविद्यालय छात्रा श्रीजा जी मेनन जी को, जो हमारे पूर्व छात्रा भी है। श्रीजा जी, आप अपने पर्चा प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद। इस राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस जी, सिंधु मैम, विश्वसिका जी, यहाँ जुड़े हुए शोधार्थियों, विद्यार्थियों, सबका मेरा नमस्कार। आज मेरा विषय है अनुज लुगुन की गुरुले का आत्मकथन शीर्षक कविता में प्रतिपादित विस्थापन की समस्या। युवा कवि अनुज लुगुन का जन्म झारखंड के सिमडेगा जिले में हुआ था। वर्तमान में वह दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्राध्यापक है। अनुज लुगुन की रचनाएं आदिवासी जीवन पर आधारित है। उनकी कविताओं में आदिवासियों के प्रति अन्याय एवं उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह है। सामाजिक समता एवं न्याय की मांग उनकी कविताओं में है। एकलव्य से संवाद, महुए चुनता, अखोश दुलगुलान, बाघ और सुगुना मुंडा की बेटी आदि उनके प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी कविताओं का विषय हमेशा आदिवासी समाज का संघर्ष, अस्मिता, अस्तित्व आदि रहा है। गुरिल्ले का आत्मकथन नामक इस कविता में अनुज लुगुन विस्थापन की समस्या को गंभीरता से दर्शाया है। बाहरी लोगों के आगमन से उनके स्वाभाविक जीवन में बाधाएं आती रहती है। उन्हें अपनी जमीन, जंगल और अपने सहजीवियों को सुरक्षित रखने के लिए बाहर के लोगों से युद्ध करना पड़ता है। इस कविता के पहली और दूसरी भाग में कवि ऐसी एक युद्ध के बारे में बताया है। कविता की शुरुआत ऐसी है, मैं एक कविता की खोज में हूँ जो ढूंढ निकाले युद्ध के मैदान में लैंडमाइंस, बारूदी सुरंग और छुपे हुए हमलावरों को एक बच्चे की तरह जो अपने मृत मां, पिता और स्वजनों के साथ ही उस कविता के लिए रो रहा है जो उसे हमसे बाहर निकाले। जंगल के पेड़, जानवर, पक्षी सब उनके स्वजन है। मुर्गी, बैल, सुअर सभी उनके परिवार के सदस्य हैं। इसमें किसी एक का भी नाश होने से उनको बड़ा दुख होता है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष हो या मीडिया, पत्रकार, कोई भी उनके दुख नहीं समझते हैं। आदिवासी लोग युद्ध करना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाहरी लोग उन्हें युद्ध करने के लिए विवश कर देते हैं। वे जानते हैं कि युद्ध में अनेक मनुष्य और उनके सहजीवियों का भी विनाश हो जाएगा। इस कविता में कवि एक कविता को खोजने के बारे में बताते हैं जो उनको उस परिस्थिति से बाहर निकालने को सहायक हो जाए। यहाँ साहित्य को एक हथियार के रूप में चित्रित किया है। इस कविता शब्द का अर्थ यह है कि समान दुख के लिए समान समाधान। आदिवासी और उनके सहजीवियों का दुख एक ही है। विस्थापन की समस्या उन्हें समान रूप से दुखी बना दिया है। दिन रात जंगल से पेड़ों को काटकर उनके जमीन में अधिकार स्थापित करने का सिलसिला चलता रहता है। न्याय मिलने के लिए उन्हें न्यायाधीशों के पास जाना पड़ता है, लेकिन उन्हें कुछ समय के लिए ही न्याय मिलता है। निरंतर न्याय मिलते नहीं है। वह जमीन उनका ही है, यह स्थापित करने के लिए उनके पास ससंदिरी मात्र है। मुंडा आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत है ससंदिरी। मुंडाओं के मृत पुरखों के कब्र पर गाड़े जाने वाले पत्थर है ससंदिरी। उनके लिए यह जमीन की मालिकाना सबूत है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज के समय जब मुंडाओं से जमीन का मालिकाना सबूत मांगा गया था, तो वे इस पत्थर को ठोकर कलकत्ता की अदालत में पहुंच गए थे। उन्हें उनके गांव से बेदखल जाने के बाद उनके लिए भी कोई चारागाह नहीं होगा और जंगली भैंसों, करकेटा, ढेजुआ, होरल आदि का भी कोई चारागाह नहीं होगा। उन्हें अपनी सहजीवियों से बहुत ही लगाव है। बाहर से आने वाले लोग ये समझते नहीं है। वे उनकी भाषाओं को भी समझ सकते हैं। उनके गांव से विस्थापित होने की बात से वे इसलिए ही नफरत करते हैं कि उनके सहजीवियों यानी उनके अपने स्वजनों से भी उन्हें अलग होना पड़ेगा। वे सहजीविता का गीत गाना चाहते हैं।
विस्थापन की समस्या सामने आते वक्त वे केवल अपने बारे में नहीं सोचते, वे उस जंगल के पेड़ पौधों, पक्षी, जानवर, नदी, पहाड़ सभी के बारे में सोचते हैं। इसलिए ही विस्थापन के विरुद्ध वे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। बाहर के लोग उनके इस मानसिकता को नहीं समझ सकते हैं। पत्रकार लोग, मीडिया आदि सही बात को लोगों तक नहीं पहुंचाती है। इस बात पर आदिवासियों को बहुत दुख होता है। अभी भी वे इस संघर्ष में ही जीते हैं। उन्हें इस जंगल से अलग होने की बात सोचना ही मृत्यु के समान है। उन्हें जंगल में, अपने गांव में, अपने सहजीवियों के साथ, अपने परिवार के साथ, प्रकृति से जुड़कर सहजीविता के गीत गाकर जीना पसंद है। इसके विरुद्ध बाहरी लोग की अधिनिवेश होने पर ही उन्हें सभ्य कहलाने वाले उन लोगों से एक गुरिल्ला बनकर अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। इतना कहकर मैं इस पर्चा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मनीषा वीके, मनीषा को मैं आमंत्रित करती हूँ। सबको मेरा नमस्कार। आज मैं अनुज लुगन की कविता गुरिल्ले का आत्मकथन में प्रकृति बोध पर विचार करना चाहती हूँ। आदिवासी प्रकृति पूजक है। आदिवासी ही प्रकृति के सबसे बड़ा रक्षक है। आदिवासी प्रकृति के करीब रहते हैं। आदिवासी आज भी प्रकृति से उतने ही जुड़े हुए हैं जितना थे। आदिवासी सिर्फ प्रकृति की पूजा नहीं करते बल्कि प्रकृति की रक्षा के लिए लेते हैं। सदियों से वे प्रकृति की गोद में रह रहे हैं और उनका अस्तित्व तथा आजीविका सब प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति का अत्यधिक दोहन करना मानव के लिए खतरा माना जाता है। आदिवासी दर्शन प्रकृतिवादी है और आदिवासी सृष्टि के समस्त जीव अजीव वस्तुओं को समान स्थान देता है। उसके दर्शन में सामूहिकता, समानता, सहजीविता को स्थान देता है। सृष्टि में जो कुछ सजीव और निर्जीव है सब समान है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, सबका अस्तित्व एक समान है। चाहे वह बड़ा हो या पेड़ हो, पत्थर हो या मानव हो, प्रकृति के सब जीवित अजीवित वस्तुओं को वे अपना स्वजन समझते हैं। अनुज की इस कविता में आदिवासी समाज और प्रकृति के अटूट संबंध का जिक्र किया है। प्रकृति आदिवासी समाज का प्रमुख आधार है। आज प्रकृति का दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है। जंगलों को काटकर कारखाने बनाए जा रहा है। इससे आदिवासियों को नहीं बल्कि जंगली जीव जंतुओं का अस्तित्व भी खतरे में है। आदिवासी दर्शन में मनुष्य को जितनी महत्ता प्राप्त है उतना ही महत्ता पशु पक्षियों, पर्वत, नदियों को भी है। अंजलिन की इस कविता में इस प्रकार उल्लेख मिलता है, क्या युद्ध हवाई जहाजों, युद्ध पोतों टैंगों और अंततः दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच उनके हस्ताक्षर से लग जाता है। मैं सोचता हूँ अगर हाँ तो हम कौन सी परिस्थिति में जी रहे हैं। मैं अपनी बात मीडिया और पत्रकार बंधुओं से करता हूँ। वे हंसते हैं कि यह मेरी मूर्खता है। इस हास्यास्पद और क्या हो सकता है कि मेरे घर की मुर्गियां खो गई, सुअर दड़बों सहित गए हैं, हल जोतते बैल या तो खेत में समा जाए या खेत दब गए होंगे गोबर से। नदी अपना रास्ता बदलकर गांव में घुस गई होगी या पूरा गांव सहित नदी में डूब गया। आदिवासियों और जानवरों के बीच संबंध का एक उदाहरण है। जनजाति समाज मनुष्यों को उतना ही महत्व देता है जितना वे अपने आसपास के जीवों को देते हैं। यहाँ मेम के द्वारा कवि आदिवासियों को दुख के बारे में कहते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण जब विकास के नाम पर पहाड़ और जंगल काट दिया जाता है या नष्ट किया जाता है, यहाँ परिणामों में बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाएं भी शामिल है। यहाँ कहते हैं कि नदी अपना रास्ता बदलकर गांव में घुस गई और पूरा गांव नदी में डूब गया है। ऐसी परिस्थिति में दिकू समाज या गैर आदिवासी समाज केवल अपनी ही बात सोचते हैं, लेकिन आदिवासी
पालतू जानवरों और उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। दूसरों को यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है। सबको वे अपना स्वजन मानते हैं। आदिवासियों में प्रेम सजीव से लेकर निर्जीव तक होता है। यहाँ अपना प्रेम व्यक्त करते कवि कहते हैं, मैं अपने स्वजनों को खोजते हुए भटकता हूँ और अखबार वालों को विज्ञापन मिलने लगते हैं पहले से कई गुना ज्यादा। मैं किसी राष्ट्राध्यक्ष को पत्र नहीं लिखूंगा, वह मेरा दोस्त नहीं है और ना ही वह मेरी प्रेम कहानी के बारे में कुछ जानता है। यह उसके लिए भी एक चुटकुला ही होगा कि मुझे अपनी मुर्गियों से प्रेम है, जंगली लताओं, फूलों और पहाड़ों से प्रेम है। जब आदिवासी लोग सारे प्राणियों को एक समान देखते हैं, तब गैर आदिवासी समाज मानव और पशु पक्षियों को अलग अलग रूप से देखते हैं। वे गंगा को पवित्र मानते हैं, लेकिन दूसरे नदियों को ऐसा नहीं मानते। जब आदिवासी कहते हैं कि गिलहरी, जंगली भैंस, हाथियां और हमें बांटकर बेहतर दुनिया बसाना चाहते हैं, तो उस पर दिकु समाज हंसेगी और कहते हैं कि उनकी दुनिया आदिमदा की काली दुनिया है। दिकु समाज के लिए प्रकृति सिर्फ उपयोग वस्तु मात्र है। विकास के नाम पर प्राकृतिक आपदाओं के साथ पशु पक्षियों को भी शोषण करते हैं। आदिवासी हमेशा प्रकृति के हर जंतुओं के प्रति प्रेम रखती है। वे मानते हैं जिस प्रकार धरती पर उनको हक है, उसी प्रकार जानवरों को भी हक है। जल, जंगल, जमीन और जानवरों के बीच आदिवासी समाज नाता इस पंक्तियों से पता चलता है कि क्या पाप करती हुई बकरियों और बैलों को भी पता होता है हमारा दुख? क्या वे जानते हैं कि हम इस वक्त समान दुख और संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, कि इस गांव से बेघर हो जाने के बाद ना उनके लिए ना हमारे लिए रह जाएगा कोई चारा। कवि मन में दुख सिर्फ अपने अस्तित्व को लेकर नहीं, बल्कि सारी जीव जंतुओं के प्रति है। इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमारे समान दुख की समान समाधान जरूरी है। सहजीविता आदिवासियों के जीवन का केंद्र है और महत्वपूर्ण तत्व है। आदिवासियों का जीवन सरल और सहज होता है। प्रकृति ही आदिवासी समाज का सर्वस्व है। इतने कहकर मेरा प्रस्तुति समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मनीषा जी। मैं ऐश्वर्या अनिल कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ धन्यवाद अदा करने के लिए। ऐश्वर्या जी। जी नमस्ते। आज यहाँ उपस्थित सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुख्य भाषण डॉक्टर विश्ववती एक्का जी, आपने जितने भी कार्य बताया, जितने भी नॉवल, कहानी, जिस सबके बारे में बताया, उसमें बहुत लाभदायक रहा। मैं भी PhD झारखंड के विषय में, झारखंड आदिवासियों के विषय में कर रही हूँ। तो उसमें आपने जितने भी नॉवेल्स के बारे में बताया, मैंने उसमें सारा नहीं लगभग सभी पढ़ा है। तो आप मेरे लिए भी यह लाभदायक रहा, सबके लिए यह लाभदायक रहा होगा, यही मेरा विश्वास है। और अच्छा प्रस्तुत करने जी और मनीषा जी, दोनों बयानी सुलगुन की कविता गुरुले के आत्मकथन में प्रगति और विस्थापन दोनों समस्याओं के बारे में बताया। वे भी बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है, उनके लिए भी मैं अपना धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। और आज ये कार्य आयोजित करने वाली डॉक्टर सिंधु तिवारी जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और प्रार्थना गीत अंकिता विजयन, उन्हें भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सबको मैं एक और बार धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ यह कार्यक्रम समाप्त होने की घोषणा करती हूँ। सबको एक और बार धन्यवाद।